नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे कि बिहार में दरअसल हो क्या रहा है। इस वक्त हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, सेफोलॉजिस्ट, हमारे पुराने मित्र अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका अमिताभ भाई हमारे स्टूडियोज में। सबसे पहले ये बताएं अमिताभ जी कि अब तो देखिए बिहार में चुनाव की बेला आ चुकी है, चुनावी तारीख का डिक्लेरेशन हो चुका है। आपने जो लेटेस्ट सर्वे निकाला है, क्या अगर हम मान लीजिए अगर हम शर्तिया खिलाड़ी होते, बेट लगाने वाले व्यक्ति होते, तो क्या हमें नीतीश कुमार पे दांव लगा देना चाहिए? ये सर चुनाव तो आपको मतलब आप मेरे से ज्यादा दिन आपने चुनाव कवर किए हैं और चुनाव में जो एक अनप्रेडिक्टेबल नेचर होता है किसी भी चुनाव का, यही तो मजा है चुनाव का। एसेंशियली करेक्ट, बिकॉज द वोटर वोटर जो है वो हमेशा हम जैसे एक्सपर्ट्स, जानकार, मीडिया से दो स्टेप आगे होता है। लेकिन अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो एनडीए की कंबाइंड लीडरशिप, नीतीश प्लस मोदी प्लस चिराग प्लस जितिन राम मांझी प्लस सम्राट चौधरी, उनकी जो कास्ट कॉम्बिनेशन है अपर कास्ट प्लस नॉन यादव ओबीसी ईबीसी महादलित एंड द पासवान समाज, और जो स्कीम अनाउंसमेंट्स करी हैं, क्योंकि एनडीए को लग गया था कि भाई 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, डिफिकल्टी हो सकती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 5 जो मेन कोहोर्ट्स हैं, महिला, युवा, किसान, लेबर और सीनियर सिटीजन, इन सबके लिए स्कीम्स की अनाउंसमेंट, और वो भी कैश बेनिफिट ट्रांसफर और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। और स्ट्रेटेजिकली पिछले 2-3 महीने में महागठबंधन ने जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पलायन को छोड़ करके जो एसआईआर वोट चोरी के मुद्दे पे फोकस किया, उसका ट्रैक्शन तो उन्हें मिला, लेकिन उनके कोर वोट ब्लॉक में ही मिला। उससे स्विंग वोटर या फ्लोटिंग वोटर पे कुछ खास असर नहीं हुआ जो पिछले 1.5-2 महीने का कैंप। तो क्या मैं ये मानूं अमिताभ, बड़े सरल शब्दों में अगर हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करें, तो राहुल गांधी जी का जो इतना बड़ा जो वोट चोरी का अभियान उनका चला, जहां वो बिहार में भी उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी यात्रा निकाली, आप ये कह रहे हैं वोट चोरी एक तरफ, 10,000 रुपया महिलाओं को दूसरी तरफ, 125 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दूसरी तरफ, और युवाओं को रोजगार का जो वायदा है वो दूसरी तरफ। इन दोनों के बीच अगर मान लीजिए हम उनका अगर वेट का हम उनको देखें, तो क्या हम ये माने कि जो 10,000 रुपया दिया गया है वो वोट चोरी के मुद्दे से ज्यादा बड़े तरीके से लोगों को इंपैक्ट करा? देखिए, पहली बात तो वोट चोरी का मुद्दा हर व्यक्ति को इम्पैक्ट नहीं करता। अगर एसआईआर में किसी व्यक्ति का नाम डिलीट हुआ है और वो जिंदा है और वो शिफ्ट नहीं हुआ है, तो लार्जली उसी को इम्पैक्ट करता है या उसके फैमिली या रिलेटिव्स को इम्पैक्ट करता है। जब भी कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है तो वो जिस परिवार को मिलता है, और यहाँ पर तो लाखों और करोड़ों की बात हो रही है, 1.21 करोड़ की बात हो रही है। जब भी कोई मुद्दा होता है तो उसके कोर वोट ब्लॉक में उसका अगर इम्पैक्ट होता है तो उसका कोई खास इलेक्टोरल बेनिफिट नहीं होता। अगर वोट चोरी है तो वोट चोरी का मुद्दा आज किस में रेजोनेट कर रहा है? 15% है मुद्दा हमारे सर्वेस में लोगों के लिए, लेकिन वो 33% मुस्लिम समाज और 20% यादव समाज में रेजोनेट कर रहा है सबसे ज्यादा। जबकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जब होता है तो कोर वोट ब्लॉक को कंसोलिडेट तो करता ही है, लेकिन स्विंग वोटर को भी इंपैक्ट करता है, और कुछ महागठबंधन के वोटर्स पे भी इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, जो कि हमारे सर्वे में पहले जब हमने किया था और लोगों से पूछा था कि अगर आपको 10,000 रुपए मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, उसमें 6% महागठबंधन, जनसुराज और अदर्स के वोटर्स ने कहा था कि हम स्विच कर सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा है, क्योंकि वो फ्लोटिंग वोटर और स्विंग वोटर को इम्पैक्ट कर रहा है। वोट चोरी का मामला सिर्फ कोर वोट ब्लॉक को ही इम्पैक्ट कर रहा है। ये बड़ी मजेदार बात है अमिताभ, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी जब से वो राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं, तब से हमने लगातार देखा है कि चाहे वो जो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, जिसको आप फ्लोटिंग वोटर जिसको आप बोल रहे हैं, जिसे निश्चित वोटर जिसको हम कहेंगे कि जो नहीं होता, वो अंत में घूम के भाजपा या एनडीए के पाले में ही चला जाता है। 11 साल बाद भी क्या हम यही माने कि हम उसको फ्रीबीज बोल दें, पॉपुलिज्म बोल दें, जो भी बोल दें, वो जो फ्लोटिंग वोटर है वो अब भी चुनाव के नजदीक आते आते दोबारा से भाजपा के खेमे में चले जाता है? ऐसा क्यों होता है आपके मुताबिक? चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, या अब हम देख रहे हैं बिहार में हो, पीछे उत्तर प्रदेश में हो, ऐसा क्या है कि फ्लोटिंग वोटर बार बार बीजेपी के खेमे में जाता है? पहली बात तो यह है कि
जो पिछले चुनावों का जो आपने उल्लेख किया, उसमें सबसे खास बात यह है कि भाजपा जो है वो अपने वीकनेस को रियलाइज करती है और उसके ऊपर स्टेप्स लेना शुरू करती है। सब एमपी में पता था कि विकेट गिर सकती है। 4 या 5 महीने पहले वो लाडली बहना स्कीम लेकर के आई और 3 महीने पहले उसने टिकट अनाउंस कर दिया और 20-25 लोकसभा के एमपीज को कॉन्टेस्ट करने के लिए कहा। सो रियलाइजेशन कि हम वीक विकेट पर हैं और हमको स्टेप्स लेने हैं। महाराष्ट्र में वही हुआ, लोकसभा में आप हारे, एनडीए हारी और उसने स्टेप्स लिया कि भाई लाडकी बहन योजना 2 करोड़ से ऊपर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए मनी, और ऑफ कोर्स दूसरे भी स्कीम्स और एस्पेक्ट्स हुए। तो एक रियलाइजेशन कि वी आर ऑन द बैक फुट। अब इसको आप विपक्ष से कंपेयर कर लीजिए। एमपी में डे 1 से विपक्ष कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, चलो। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के बाद हम विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। एक तो टॉप लीडरशिप जब ये पब्लिकली एक्नॉलेज करती है बात को, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस आता है लीडर्स में। दैट्स नंबर 1। तो बीजेपी हमेशा टोज पे रखता है अपने कैडर को कि भाई कुछ भी हो सकता है। यहां पर एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एग्जिबिट किया लीडर्स ने और उनके सपोर्टेड इकोसिस्टम, मीडिया, कमेंटेटर्स ने। दूसरी बात यह है कि जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, आपको रुझाने के लिए इश्यूज तो हमेशा रेज हो रहे हैं। बेरोजगारी मुद्दा हमेशा चुनावों में मुद्दा रहा है, प्राइस राइस है, लेकिन ये सॉल्व कैसे होगा आज तक न कांग्रेस पार्टी ने इसका कोई ठोस सबूत नहीं दिया है। तीसरी बात है कि जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 चुनाव लड़ने आए तो उनके पास एक गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था। अब आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, सही है, गलत है ही नहीं, लेकिन एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था जिसके ऊपर डिबेट पब्लिकली हो रहा था। आज विपक्ष यानी कांग्रेस या आरजेडी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ये प्रॉब्लम है कि उनके पास कोई मॉडल स्टेट ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। एक तो है कि आप सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, इश्यूज बता रहे हैं। इश्यूज तो ठीक है, बिहार में बेरोजगारी पलायन है, सॉल्व कैसे होगा? सरकारी जॉब क्रिएट करने से तो नहीं होगा। दूसरी बात है, जब आप वादा कर भी रहे हैं कि भाई हम इसको सॉल्व करेंगे, तो लोगों को ट्रस्ट कैसे आए उस वादे पे? ट्रस्ट तब आता है जब आप किसी स्टेट में उसको इंप्लीमेंट कर दें और उसको एक मॉडल स्टेट बनाएं। अब हमारे पास उदाहरण कर्नाटक है, हिमाचल है, जहां पे खड़गे साहब जी का खुद ही बयान है कि भाई हम स्कीम्स इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, या स्कीम इंप्लीमेंटेशन की वजह से फाइनेंसेस पे प्रेशर आ रहा है। तो दे डू नॉट हैव सॉल्यूशंस फॉर प्रॉब्लम्स ऑन डू नॉट एविडेंस ही नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ अ मॉडल स्टेट जहां उन्होंने ये सॉल्यूशन इंप्लीमेंट की। तो आप दूसरी बात ये बताइए अमिताभ भाई कि एक और भारत की राजनीति में एक नया प्रायाम, एक नया स्वरूप देख रहा हूं कि एक नेता आता है, वो मीडिया में सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। हमने तमिलनाडु में देखा, तमिलनाडु में भाजपा के अध्यक्ष ने, मतलब ऐसा लगा कि तमिलनाडु में कोई भूचाल आने वाला है, और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, डीएमके की सरकार बन गई। अब मैं देख रहा हूं बिहार में सबसे ज्यादा इंटरव्यू प्रशांत किशोर दे रहे हैं, लेकिन आप ही के अगर मैं सर्वे का जिक्र करूं, इस बार आप उनको पॉपुलैरिटी रेटिंग में तो उनको आगे रख रहे हैं, नंबर 3 पे, करीबन 13.2% पे। लेकिन उनकी जो पार्टी है, जन स्वराज पार्टी, ये क्या है? ये गुब्बारा है? कुछ इंपैक्ट है? अब तो चुनाव इतना नजदीक आ गया, इसकी ये बुद्धि जरा सुझाइए अमिताभ भाई। देखिए, एक तीसरा फोर्स रहा है बिहार में, बट वो अनकॉन्सोलिडेटेड रहा है, क्योंकि अदर्स को हमेशा 20% से ऊपर वोट, 20% के आसपास वोट रहा है। तो उस अदर्स वोट को वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, और आप कह सकते हैं वो जो लोग इंडिपेंडेंट स्मॉलर पार्टीज को वोट करते थे, उनके सीएम फेस है, क्योंकि ये जो 20% है, ये एंटी महागठबंधन और एंटी एनडीए वोट है। उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, आज एक इंस्टीट्यूशन मिल गया है सपोर्ट के लिए। दूसरी बात है कि उन्होंने, अब अगर आप 3 नंबर की पार्टी हैं या चौथे 5वें नंबर की पार्टी हैं, तो आपको स्ट्रेटेजिकली दोनों को अटैक करना होता है, क्योंकि आपको महागठबंधन का वोट चाहिए, लेकिन महागठबंधन सरकार में नहीं है, तो आपको एनडीए को भी अटैक करना है। तो ये दोनों ही दलों को अटैक भी कर रहे हैं और हेल्प भी कर रहे हैं। महागठबंधन को कैसे हेल्प कर रहे हैं कि भाई वो एंटी इनकम्बेंसी की जब बात करते हैं, तो अब पहले एक दल करता था, अब 2 दल कर रहे हैं, तो एम्पलीफाई हो रहा है एंटी इनकम्बेंसी, ज्यादा लोग सुन रहे हैं, और आप जैसा कह रहे हैं मीडिया में कवरेज, करप्शन एलिगेशन ले लें।
लेकिन महागठबंधन को वो कैसे डैमेज कर रहे हैं कि भाई वो जो डिसकंटेंटेड वोटर है उसको अब दो ऑप्शंस है, एक ऑप्शन है महागठबंधन और एक दूसरा छोटा ऑप्शन प्रशांत किशोर का है। अब वो स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं और आप तो मीडिया में इतने सालों से रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, कैंपेन्स, ये सारी चीजें जो है ये सब उनको आता है, ये प्रशांत उनको आता है। जादूगर। तो हम लोग जब ये काम करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और उन्होंने खुद ही ये कहा है, अगर आप पहले इंटरव्यूज देखें, कि वी ऑपरेट ऑन द मार्जिन्स, वी जस्ट ऐड 2%, 3%, प्रॉब्ली 5% वोट शेयर। अब वो जब किसी के साथ काम करते हैं तो एक बेस वोट शेयर तो ऑलरेडी पार्टी का है, उस पे वो 2%, 3% ऐड कर दे रहे हैं, 5% ऐड कर देते हैं, जहां वो सक्सेसफुल हुए हैं। जहां नहीं हुए हैं वो अलग बात है, लेकिन यहां पे बेस नहीं है पार्टी का, तो यही 2%, 3%, 5% उनका वोट शेयर है ना। क्योंकि ऑफ कोर्स 3 साल उन्होंने मेहनत करी है, और जो आदमी मेहनत करता है उसको आगे भविष्य में हो सकता है जो इस चुनाव में कुछ प्रशांत किशोर के लिए आपको होता है, इस चुनाव में वो डैमेज करेंगे दोनों को, वो डैमेज दोनों गठबंधनों को करेंगे। 83 सीट्स पे 5% से कम की मार्जिन है, 37 सीट एनडीए जीता था और 38 सीट महागठबंधन। मतलब वोट कटुआ मानू उनको। अब हमने इसके ऊपर भी एक सवाल पूछा था, तो 56% लोगों ने कहा था कि ये वोट स्पॉइलर या वोट कटर का रोल निभाएंगे, और वो खुद ही कहते हैं कि मैं वोट कटर हूं, दोनों ही गठबंधनों का काटूंगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अमिताभ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा आपसे बात करके अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।